बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 339 और 340 में ये व्यवस्था दी है कि चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, कोई भी जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें सभी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन मिलेगा। ये आप जानते हैं, ये बाबा साहब ने व्यवस्था की है। सरकारी संस्थाएं जो हैं, स्कूल कॉलेज, उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन खत्म करने की एक साजिश की गई, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं कर पाई, तो उन्होंने नई चाल चली। क्या नई चाल चली कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि जो रिजर्वेशन है वो सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभागों में दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट था ही नहीं। अब क्या हो भाई, संविधान कैसे खत्म करें और संविधान को बदलना भी न पड़े। उन्होंने क्या किया कि जितने भी डिपार्टमेंट है सब प्राइवेट को दे दिए। प्राइवेट में रिजर्वेशन है ही नहीं, आपका रिजर्वेशन खत्म। जब प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है और सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट को दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन कहां होगा? रिजर्वेशन खत्म आपका। जो बाबा साहब डॉक्टर, ये पहली सीढ़ी है। चलो भाई, केजरीवाल ने कितना विरोध किया कि साजिश के तहत रिजर्वेशन मत खत्म करो। केजरीवाल ने कोई विरोध नहीं किया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं, पूरी जिंदगी अपनी खपा दी। किसके लिए? हमारे आपके लिए। हमारे आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी जिंदगी खपा दी। और बाबा साहब का जो बेटा, एक बेटा था, वो खत्म हुआ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। जब उनका बेटा खत्म हुआ तो बेटे को कफन से ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके दिया कि लो मेरे बेटे को, अपने बेटे को, इसको कफन बना लो और इसको कफन करके इसको जा करके अंतिम संस्कार कर दो। पल पल उन्होंने ठोकरें खाई। पहली क्लास में जब एडमिशन लेने गए, एडमिशन नहीं हुआ। कैसे फिर एडमिशन हुआ, कैसे विदेश गए, इसके लिए 4-6 घंटे लगे। बस एक मैं संक्षिप्त में कह दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश से पढ़ाई करके आए, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से विद्वान कोई आदमी हिंदुस्तान नहीं, एशिया में उनके बराबर विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे मुंह से कह देने से नहीं, ये सच्चाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैंने 36 साल पढ़ा है, और वो पढ़ाई अगर मैंने शुरू कर दी तो 8 घंटे कम से कम लगेंगे। इलेक्शन खत्म। मैं संक्षिप्त आ रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे थे, डायरेक्टरेट करके आए थे, वो पीएचडी। तो उस समय संविधान सभा बन रही थी 1946 में। हमारा कहीं पता ही नहीं था। 1946 में संविधान सभा बन रही थी। संविधान सभा में वही व्यक्ति जा सकता था जो देश के किसी भी सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में जाने के लिए मुंबई की एक सीट से चुनाव लड़े 1946 में। साजिश की गई और उनके निजी सचिव को खड़ा कर दिया। काजलोलकर नाम था। काजलोलकर खड़ा हो गया और बेईमानी करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को थोड़े से वोटों से हरा दिया गया। अब उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा तो हुआ नहीं था, पूरा देश एक था, भारतवर्ष। उस समय एक सीट थी बंगाल में, जो आज बांग्लादेश में, उसका नाम था जयसोर और खुलना, अभी बांग्लादेश में। उस पार्लियामेंट सीट का नाम था जयसोर और खुलना। वहां 52% मुसलमान थे
और 25-26% चांडाल एक बिरादरी होती है जो शेड्यूल कास्ट में ही आती है। लोग उसको गाली समझ के इस्तेमाल करने लगे, मनुवादी लोग, कि चांडाल आ रहा है। मनुवादी लोगों ने उसको गलत ढंग से वो किया। वहाँ चांडाल बिरादरी के लोग थे, कुछ अपर कास्ट के लोग थे, यानी 52% मुसलमान, कुछ शेड्यूल कास्ट। उन्होंने कहा, वो सीट खाली कराई गई और उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर संविधान सही नहीं बन सकता। उन्होंने अपने यहाँ दावत दी कि बाबा साहब हमारे यहाँ से आके चुनाव लड़ो। किसने? मुसलमानों ने, शेड्यूल कास्ट ने, दूसरे बिरादरियों ने, आओ हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो, हम देखते हैं कैसे हराते हैं। 1946 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए और जब जीत गए तो संविधान सभा के मेंबर बन गए। अब अंग्रेजों ने चाल चली कि आपस में फूट डालो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। तो जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते थे, जयसोर और खुलना, वो पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया। तो मतलब ये पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए ना बाबा साहब। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, अपने घर आए। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना है, मेरे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। लेकिन अब कैसे करें? मेरे दोस्तों, इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक योग व्यक्ति हैं। बाबा साहब डॉक्टर की पार्टी का क्या नाम था? आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। वो कभी कांग्रेस में नहीं आए, आरपीआई में रहे। गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सीट खाली कराई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहां से लड़ाया, अपने एमपी से इस्तीफा दिलाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहां से लड़ाया। किस पार्टी से लड़े? आरपीआई से। खाली किसने कराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने। ये मेरे कहने से नहीं है, ये अभी आप गूगल खोलिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। नेट में जाइए, अभी आ जाएगा साहब। मैं जो बोल रहा हूं फर्जी नहीं बोल रहा हूं। वहां से वो चुनाव लड़ाया, जीत गए, संविधान सभा में भेज दिया। संविधान सभा के जब मेंबर बन गए तो संविधान को लिखने वाली कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया और बहुत से मेंबर थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का नहीं, विश्व का, देश का संविधान तो लिखा, विश्व का सबसे विशालतम संविधान लिख करके तैयार किया, जिसमें कोई उंगली रखने की भी गुंजाइश नहीं है। किसी भी देश का संविधान इतना स्वच्छ, इतना साफ नहीं। उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बन गई। अभी बाबा साहब आरपीआई में ही हैं, आरपीआई में रहे। जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस की सरकार में प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बने। किसने बनाया भाई? किसने बनाया जब कांग्रेस की सरकार है? सोचने की बात है। यानी कांग्रेस ने अपनी सीट खाली कराई, बाबा साहब की योग्यता को देखते हुए एमपी बनवाया, संविधान सभा में भेजा, इसके बाद राइटिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया और इसके बाद प्रथम कानून मंत्री इस देश का बनाया। कोई भी व्यक्ति कितना भी काबिल हो, अगर उसको काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा तो वो घर में उसको बंद कर दिया जाएगा, तो घर में उसकी काबिलियत खत्म हो जाएगी। काबिलियत का मतलब कोई है नहीं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का पुराना चोरी दामन का साथ है। पल पल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी एक रहे, यहां साजिश की जाती है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सोच बात करने की तो बहुत है। मैं बीएसपी में रहा, कांशीराम साहब, बाबा साहब को मैंने देखा नहीं है, बाबा साहब को मैंने पढ़ा है। कांशीराम साहब ने हमको कई घंटे कैडर दिया और कांशीराम साहब इतना मुझे चाहते थे, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। कहते थे तू करेला और नीम चढ़ा है,
मैं कहा साहब इसका मतलब क्या हुआ? कहे तू करेला भी है, नीम चढ़ा भी है। मैं कहा क्यों? कहे तू मुसलमान भी है और बसपा में भी है, बीएसपी में भी है, इसलिए तू करेला और नीम चढ़ा है, तुझे बहुत मेहनत करनी है। मैं कहा साहब आप बताओ, जो आप बताओगे। मैं कहा मैं सब में तो राजनीतिक में नहीं हूँ, राजनीति में हूँ। मैं मिलिट्री में नौकरी करता था, मेरठ में पढ़ा लिखा, मेरठ में बड़ा हुआ, मेरठ में मिलिट्री में नौकरी की। मैं कहा साहब मैं मिलिट्री वाला हूँ, मुझे बताओ। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि मेरा सेनापति ने मुझे बुलाया और कहा अपना वेपन निकालो। मैंने निकाला और उसने कहा देश हित में है, अपने आप को शूट कर लो, मैं शूट कर लूंगा। आप मेरे सेनापति हो, आप एक बार कह दीजिए, आप एक बार कह दीजिए, मैं तो तेरे मरने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? तू कहता शूट कर लूंगा, अरे तेरे मरने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? तेरे जिंदा रहने से मुझे फायदा मिलेगा, तेरे मरने से फायदा मिलेगा? खबरदार आज के बाद ऐसी बात मत करना। वो अक्सर डांट देते थे, क्या तेरे जिंदा रहने से मेरा फायदा है कि तेरे मरने से मेरा फायदा है? लोग कहते हैं हम आपके लिए जान दे देंगे। अरे तेरी जान देने से क्या मुझे मिल रहा है भाई? क्यों जान दे देगा? तो मैंने कहा मैंने मिसाल दिया है, कुछ नहीं। वो ऐसे ही बात करते थे। उनके जैसा महान आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा भाई, नहीं देखा। वो एक कैडर देते थे, कैडर में घंटों, उसमें एक टॉपिक कि पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का रिश्ता क्या है। वो कहते थे इस देश में जो मुसलमान है उसमें 2-3% विदेशी हैं, बाकी इसी देश के हैं। जब वो परेशान हो गए, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और वो मुसलमान बन गए। धर्म बदल गया, मजहब बदल गया, लेकिन कहते थे कि जो खून तेरी रगों में बह रहा है वही खून मेरी रगों में बह रहा है, हमारा खून। आज हमें बांटा जाता है, आज हमें तोड़ा जाता है। भाई जहां तक संविधान की बात है, कल 26 जनवरी बड़ी खुशी से मनाई गई। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे बाबा साहब ने, आपके बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्यों? मैं 65 साल का हो चुका, 66वें साल में चल रहा हूँ, 76 ईयर्स के में रन कर रहा हूँ। जब मैं अपना बचपन देखता हूँ तो मैं देखता हूँ आज का हिंदुस्तान, आज का भारतवर्ष मेरे बचपन का हिंदुस्तान नहीं है। मेरे बचपन का हिंदुस्तान नहीं है ये। जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय हमारे ही परिवार के लोग, हमारे पूर्वज, आधा खानदान चला गया पाकिस्तान और आधा खानदान रह गया हिंदुस्तान में। हमारे सामने ऑप्शन था, ऑप्शन है दूसरे मुल्क, दूसरे देश जाने का, लेकिन हमने नहीं। हमारे पूर्वजों ने जिन्ना के संविधान को नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को माना है, क्योंकि इससे प्यारा संविधान कोई नहीं। जितना आप सम्मान करते हैं उससे कहीं कम सम्मान हम नहीं करते संविधान का। जिस दिन संविधान लागू हो गया, हम मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की और इस मुल्क के चाहे जिस जात के हो, गरीब लोगों की अपने आप उन्नति, तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आप मान लीजिए संविधान को एक साजिश के तहत, और वो लोग जिन्होंने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, वो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अली मेहंदी आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका भतीजा है, बड़ों का बड़ा भाई है। भाई हमारा आपका चोरी दामन का साथ है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, या जो भी हैं, यहाँ अपर कास्ट के लोग भी हैं, उनसे भी हमारा एक संबंध है। हसन साहब यहाँ से MLA थे, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अभी वरी साहब आपके सामने बोल रहे थे, आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। हम सीधी सी बात जानते हैं। आज हम इंसान और इंसानियत की बहाली का संदेश लेके आपके सामने आए।
इंसान और इंसान की बहाली के लिए संदेश लेके आपके सामने आए। अगर ये बात अच्छी है तो मैं बाबा साहब का वास्ता आपको देते हुए कहता हूँ कि मेरी बात मान लीजिए, मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, मैं आपका एहसान मानूं। ये बात अच्छी नहीं है तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही बात है उसको मानिए, और बात सही है तो मैं जानता हूँ कि भले यहाँ 25-50 लोग बैठे तो अकेले हैं, लेकिन मैं गिनती अकेले की नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी के साथ 100 आदमी से लेके 1000 आदमी, मैं जान रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं, अकेले यहाँ बैठे हैं, अकेले हैं नहीं। 100 आदमी से लेके 1000 आदमी आपके साथ हैं, हर आदमी के साथ। तो मैं तो हजारों लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं 15-50 लोगों से, 25-50 लोगों से यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों लोगों से बात कर रहा हूँ। और मेरी विनती है कि अपने भतीजे, अपने भाई को इस बार जिताइए। जो उनके अब्बा जान ने किया, हसन साहब ने, उससे बढ़कर के ये काम करेंगे। और नहीं करेंगे, मेरा मोबाइल नोट कीजिए, नहीं का सवाल नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल नोट कीजिए। कभी फोन करेंगे जिस दिन कहे कि अगले दिन मैं यहाँ हाजिर हूँ, अगले दिन मैं यहाँ हाजिर जाऊँ। और मेरे भतीजे वली हैं और मेरे भतीजे अली हैं। और अली का मतलब समझते हैं आप, हमारे यहाँ तो अली दा पहला नंबर वो तो पहले ही होता है। खैर हमारे यहाँ जो है तो दोनों जो हैं भतीजे हैं। मैं नंबर बता देता हूँ, 800 लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। 800 आप बता रहे हो, ये आपके दर 800 54 888 54। एक वाकया बताते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी जब नहीं बनी थी तब से मैं DS4 से हूँ, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं DS4 से हूँ। बहन जी 1996 में बदायूं जिले में एक सीट है बिलसी, पहले रिजर्व थी, आज रिजर्व नहीं। बहन जी को कुछ लोगों ने वहां चुनाव लड़ा दिया और ये संदेश आने लगा कि चुनाव हार रहे। उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ भाई, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं जी जान से लगा हुआ था, हालांकि हम जीत गए बाद में। मैं जी जान से लगा हुआ था। उस समय मोबाइल नहीं था, 96 में मोबाइल नहीं था, पेजर चलता था। मेरे पास पेजर था, मेरी वाइफ का, मेरी पत्नी का मैसेज आया। मेरे उस समय मेरे 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी थी, 8 साल की। अब एक बेटी थी, मैं एक हो या जो हो, मैं बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ। अभी एक पोती पैदा हो गई तो मेरे 3 बेटे थे, बेटी एक वो ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई तो मैं वैसे दुखी रहता था, लेकिन ऊपर वाले ने आप लोगों की दुआओं से पोती दे दी तो थोड़ा सा मरहम लग गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेटी बीमार हुई, मैसेज आया कि बेटी बहुत बीमार है। PCO चलते थे उस टाइम पे। मैं PCO से गया, घर में बात की, बोले जल्दी आ जाइए, बेटी की बहुत तबीयत खराब है। मैंने कहा मैं बहन जी से बात करता हूँ। मैंने बहन जी से बात की, बोले नसीम घर वालों से कह दो वो देख लें, तुम जाओगी मैं हार जाऊँगी। चलो ठीक है, मैंने घर वालों से कहा, भाइयों से। 2 दिन बाद संदेश आया कि वो बेटी मर गई। फिर मैंने बहन जी से कहा, बहन जी बोली क्या अब मत जाओ, घर वालों से कह दो उसको दफना दें, अगर तुम जाओगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगी। दोस्तों, मैं बीच में फंस गया और फिर मैं घर नहीं गया, अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में नहीं गया, जिसको मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। मेरे भाइयों ने, बाद में ये हुआ कि मेरी पत्नी ने मुझसे 2 महीने बात नहीं की, 2 महीने बात नहीं की। तो मैंने किसी हद तक जा करके मिशन में काम किया है। और आज मैं चाहे जिस पार्टी में हूँ, लेकिन मैं मिशन के तहत ही काम करता हूँ। आप मेरे भाई, आपका मेरा खून का रिश्ता है, तो फिर अली मेहंदी भी, आप अली मेहंदी से, वली मेहंदी से, हसन साहब से भी आपका कुछ न कुछ संबंध है, ताल्लुक है। अगर मेरी बात सही है तो भाई इस बार अपने भतीजे को जिता दीजिए, भाई को जिता दीजिए, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
धन्यवाद।